हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड टेट 2024 के रिगार्डिंग आज से हम बाल विकास और सीडीपी के टॉप 100 प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि आपके 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम निर्धारित है, जिसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम उसी दिन कराया जाएगा। इसके मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस, चाहे वो आपका पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, उसको ध्यान में रखकर टॉप 100 क्वेश्चंस को बनाया गया है, जिसमें आपके जो 30 क्वेश्चंस होंगे आपको आसानी से मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? विच टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज इनएक्टिव मेमोरी। जानने से पहले इसके कंसेप्ट को जानेंगे, देन उसके बाद हम लोग प्रश्नों को करेंगे। जो हमारी मेमोरी होती है, स्मृति होती है, स्मृति यानी कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने मस्तिष्क में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मेमोरी कहलाता है। मेमोरी की दो पॉइंट्स होते हैं, एक आपका मेमोरी के प्रोसेस होती है, यानी कि किस तरीके से मेमोरी या स्मृति कार्य करती है, और दूसरा हमारा होता है स्टेजेज ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के स्टेज होती है, अवस्था होती है। अगर हम लोग जो है प्रोसेस की बात करेंगे तो मेमोरी के 3 प्रोसेस होता है। पहला हमारा होता है इनकोडिंग, दूसरा हमारा होता है स्टोरेज, और तीसरा हमारा होता है रिट्राइवल। रिट्राइवल क्या होती है, तो यह हमारा क्या होता है, जब हमें पुनः प्राप्त करना। तो शुरू से जो हमारा इनकोडिंग क्या होती है, तो इसमें हम जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको हम लोग रिसीव करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद उससे हम इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि उसका व्याख्यान करते हैं। जब व्याख्यान कर लेते हैं तो देन उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टोर करते हैं। स्टोर यानी कि उसको इनकोड करते हैं, अपने मस्तिष्क में उसको स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के तब पश्चात जब मुझे नीड होता है, जब ज़रूरत होती है, तो उसे हम लोग पुनः प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, तो रिट्राइवल के द्वारा हम लोग पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको एक लाइन में समझना है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब मैं रिसीव करता हूं उससे हम इनकोडिंग कहते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को जब अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेता हूं कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और बहुत से समय के लिए, तो वो हमारा स्टोर कहलाता है। और उस मेमोरी में जो हमारे स्टोर हैं, स्टोरेज जो हमारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जब मुझे नीड होता है, आवश्यकता होती है, उस दौरान जब मुझे मैं पुनः प्राप्त करता हूँ, उसे हम लोग बोलते हैं रिट्राइवल बोलते हैं। तो ये आपका जो है मेमोरी के क्या है, प्रोसेस होते हैं, जो आपको ये तीनों देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद हम लोग आते हैं आपके स्टेजेज ऑफ मेमोरी, जिसमें हमको देखने को मिलता है सेंसरी मेमोरी, दूसरा हमारा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरा हमारा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है इसे हम लोग रिसीव करते हैं, और इसका जो स्टोरेज होता है केवल आपको फ्यू सेकेंड या उससे भी कम होता है, यानी कि 1 सेकेंड से कम या उससे भी कम आपको ये क्या होती है, सेंसरी मेमोरी हमारी स्टोर होती है। सेंसरी मेमोरी क्या होती है, तो जो चीज़ें हम लोग सेंसिक के द्वारा, यानी कि जो हमारे 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जो हमारी होती है जीभ होती है, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी चीज़ हम लोग अपने मेमोरी में, अपने स्मृति में स्टोर करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सेंसरी मेमोरी कहलाती है। ये हमारे कुछ पल के लिए होता है, यानी कि 1 सेकंड से भी कम हो सकता है, या 1 सेकंड आपको देखने को मिलती है, स्टोर रहती है हमारे माइंड में। दूसरा हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ये हमारा ब्रेन का सेकेंड स्टेज होता है मेमोरी का, जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। टेम्परेरी होता है, यानी कि कुछ सेकेंड के लिए ही होता है, या 1 मिनट के लिए आपका क्या होती है, ये मेमोरी आपके अंदर स्टोर होता है। यानी कि जहाँ पे कुछ पल के लिए, 1 सेकेंड से या उससे कम के लिए बात करते हैं, वो हमारा होता है सेंसरी मेमोरी। अगर 1 सेकेंड से लेके 1 मिनट की बात करते हैं, वो हमारा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। और 1 मिनट से जब ज़्यादा की चीज़ें हमारी क्या होती है, स्टोर हो जाती है हमारी स्मृति में, हमारे मेमोरी में, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ें पता चल गई होगी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब थोड़ा सा आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है, इसे ही हम लोग जो है सेंसरी रजिस्टर बोलते हैं, फ्लोटिंग मेमोरी बोलते हैं, और इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको तुरंत जो है देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को दूसरे नाम हम लोग बोलते हैं एक्टिव मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। यानी जो हमारा वर्किंग मेमोरी होती है क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और जो हमारा एक्टिव मेमोरी होता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी हम लोग कहते हैं रेफरेंस मेमोरी, पैसिव मेमोरी और इनएक्टिव मेमोरी। यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का क्या कहते हैं उसको, तो एक्टिव मेमोरी और वर्किंग मेमोरी, वही हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी को रेफरेंस मेमोरी, पैसिव मेमोरी और आपका इनएक्टिव मेमोरी कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेगी। आपके इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल,
सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारी सेंसरी मेमोरी है वो आपका 1 सेकंड से कम की होती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो हमारा 1 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच की होती है, और 1 मिनट से जब ज़्यादा की मेमोरी होती है। जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी स्मृति स्टोर किया जाता है वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज इनएक्टिव मेमोरी। इनएक्टिव मेमोरी अभी हम लोग ने बात किया। इनएक्टिव मेमोरी कौन सी होती है? तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? इनएक्टिव मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी क्या होती है? एक्टिव मेमोरी होती है। और जो हमारा सेंसरी मेमोरी होता है उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इमीडिएट मेमोरी कहते हैं। स्मृति की अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? टाइप्स नहीं है स्मृति का। सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। जो हमारा वर्किंग मेमोरी होता है ये हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही दूसरा पार्ट है। तो इसलिए आपका वर्किंग मेमोरी क्या है? इसका पार्ट यानी कि ऑलरेडी जो है दूसरे का नाम है। तो आपका सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके सही बात माने जाते हैं। संवेदी स्मृति किसे कहते हैं? सेंसरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज। तो आपको पता था कि जो हमारा सेंसरी मेमोरी होती है इसको हम लोग दूसरी भाषा में इमीडिएट मेमोरी ही कहा जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इमीडिएट मेमोरी यानी कि तात्कालिक स्मृति इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ मेमोरी। इनकोडिंग, हाँ मेमोरी की आपकी पार्ट होती है। स्टोरेज होता है। इनकोडिंग में हम लोग क्या करते हैं? तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। स्टोरेज में जो हमने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया है उसको हम लोग स्टोर करते हैं। रिट्राइवल यानी कि जब मुझे नीड होगा, जब मुझे ज़रूरत होगा उसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 पार्ट क्या होते हैं? तो मेमोरी के स्टेज होते हैं। आपका अटेंशन जो है मेमोरी का स्टेज नहीं है। यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैशलाइट लहराते हुए देखा और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया तो आप क्या करेंगे? यानी ये किस प्रकार के स्मृति को संचालन करता है? यानी कि कोई अंधेरे में रोशनी जला रहा है और टार्च फ्लैशलाइट जला रहा है। फ्लैशलाइट के अलावा आप जब देखेंगे कि उसके पीछे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा, रोशनी का पथ जो है दिखाई देता है। तो ये हमारा क्या है? तो इसमें जो है बच्चा या जो भी होगा वो सेंसिक के द्वारा चीज़ों को देखता है। और ये जो आपका मेमोरी होगा ये आपके कुछ पल के लिए, कुछ सेकेंड से कम के लिए चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो चीज़ सामने दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई देगा, जहाँ वो चीज़ें ओझल हो जाएगी वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि वो आपके मेमोरी में क्या होगा? स्टोर नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपका ये किसका पार्ट होगा? ये आपका सेंसरी मेमोरी का पार्ट होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पात्मक चिंतन विकसित होते हैं? यानी कि हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग होती है किस स्टेज में अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलप होते हैं? जानने से पहले हम लोग पियाजे का स्टेज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जीन पियाजे जो ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने छोटे नन्हे बच्चों पे जो है काम किया। इनकी एक थ्योरी थी जिसका नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने 0 से लेके 15 वर्ष तक के बच्चों पर कार्य किया। इन्होंने इसमें बच्चों के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 4 भागों में अपने एक स्टेज दिए, स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहले का नाम इन्होंने दिया सेंसरी मोटर स्किल, जो 0 से लेके 2 वर्ष तक का था। दूसरा हमारा प्री ऑपरेशनल, जो हमारा 2 से लेके 7 वर्ष तक का था। तीसरा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो हमारा 7 से लेके 11 वर्ष। और लास्ट का फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 प्लस से यानी 15 वर्ष तक हमारा जो है फॉर्मल ऑपरेशनल था। अब इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है वो हमारा सतत ना होकर क्या होता है? असतत होती है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है। अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग वाइगोस्की की बात करेंगे, जिन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दिया था, तो ये बोलते हैं कि जो हमारी विकास होती क्या होती है? विकास हमारी जो है सतत प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पियाजे ये कहते हैं कि ये सतत ना होकर क्या होती है? असतत प्रक्रिया होती है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है अलग अलग स्टेज होते हैं। जब बच्चा एक स्टेज प्राप्त कर लेता है तो वो दूसरे स्टेज में प्रवेश करता है, और इन दोनों के बीच, इन दोनों के मध्य जो आपको कुछ समय लगते हैं। क्यों? जो पुराने जो प्रीवियस जो उनके स्टेज होते हैं उसको समझने के लिए, और दूसरा जो पुराना जो स्टेज होता है वो आपको कार्य देता है अगले स्टेज को समझने के लिए। यानी कि अगर बच्चा सेंसरी मोटर स्किल को कवर अप कर लेता है, 2 साल खत्म करता है, तो जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाएगा तो सेंसरी मोटर स्किल में जो बच्चे ने सीखा हुआ है वो आपको इसमें क्या होगी? काम देगा। अब आते हैं, समझते हैं कि इनके चारों अवस्थाओं में क्या क्या चीज़ें थी। तो सेंसरी मोटर स्किल का मतलब क्या होता है? कि संवेदी गामक
अवस्था। संवेदी गामक, इसमें दो वर्ड है। संवेदी यानी कि सेंसेक के द्वारा चीज़ों को समझना, मोटर गामक यानी कि आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी के बारे में ये बात कहते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया था सेंसरी मोटर स्किल में कि बच्चे के अंदर क्या होती है। तो बच्चे के अंदर जो है चीज़ों को समझने के लिए जो है चीज़ें बच्चा क्या करता है, तो चीज़ों को देख के, यानी कि बच्चे के अंदर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर देखने को मिलता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या होती है, तो इसमें बच्चा जो है किसी एक वस्तु को क्या करता है, टारगेट करता है और उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी कि आप देखते होंगे कि बच्चे को कोई घर में कोई बॉल है या कुछ प्लेस रखा हुआ है, उसको टारगेट करेगा, उसको जाके जरूर अचीव करने का कोशिश करता है। बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है, इसको बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व। आपको ध्यान से समझना होगा। इसको इन्होंने दो पार्ट में बताया था। पहले पार्ट में इन्होंने बताया कि पहले पार्ट में 6 महीने से पहले के बच्चे, यानी कि 0 से लेकर 6 महीने या 9 महीने तक जो बच्चे होते हैं, 0 से यानी जन्म के बाद की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी बच्चा जो है 9 महीने 8 महीने का है, 6 महीने 7 महीने का है, तो उस दौरान क्या होता है, बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व पाई जाती है। अब कैसे पाई जाती है उसमें, तो वस्तु अस्थायित्व का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है जब किसी वस्तु को देखता है तो उसके मस्तिष्क में होती है, प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जब वस्तु उससे ओझल हो जाएगी तो उसका प्रतिबिंब जो होता है मस्तिष्क में वो स्टोर जो है नहीं माना जाएगा। लेकिन यही चीज़ जब बच्चा जो है 18 महीने का हो जाता है, जब बच्चा 16 महीने का 17 महीने का हो जाता है, तो उस दौरान बच्चे के अंदर क्या होती है कि वस्तु अस्थायित्व रहेगा। अब कैसे रहेगा इसमें, तो इसमें क्या होगी कि बच्चे के अंदर जो है जो भी चीज़ उसको दिखाई दे रही है, अगर उससे ओझल हो जा रही है तभी भी उसके दिमाग में क्या होगा, कुछ समय के लिए स्टोर होता है। तो ये दोनों जो तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस के, ये बच्चों के सेंसरी मोटर स्किल में दिखाई देती हैं। आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चंस को समझना है जो आपके पॉइंट वाइज देखे जाएंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग यानी कि बच्चा जो है प्रतीक के माध्यम से चीज़ों को समझता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को कन्वर्जेंस करना, यानी कि उसको बदलना, जैसे आकार हो गया या और भी जो चीज़ें होती हैं, बच्चे इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। यानी बच्चे के अंदर सीरियसन नहीं होती है, बच्चा किसी भी चीज़ को सीरीज में नहीं कर पाएगा, सीक्वेंस में नहीं कर पाएगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटावी गुण नहीं होता है। जैसे आप समझना होगा आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि ये आपका गिलास है, ग्लास में 1 लीटर मैंने दूध डाला हुआ है, और वहीं एक जो है ये गिलास आपका क्या है, तो गिलास आपका वर्टिकल है। वहीं मैंने एक क्या ले लिया, थाली ले लिया, यानी कि आपका बर्तन लिया, थाली, जिसमें थाली में मैंने जो है 1 लीटर दूध डाला। 1 लीटर आपका गिलास में भी है, 1 लीटर आपका थाली में भी है। अब बच्चे से अगर मैं पूछता हूँ कि दूध किस में ज़्यादा है या कम है, तो बच्चा किसको बताएगा, ये जो थाली वाला है। क्यों? क्योंकि आकार के द्वारा कि हाँ इसमें ज़्यादा होगा। क्योंकि बच्चों को जो है जो आकार है, जो क्वांटिटी है, इसके बारे में चीज़ें नहीं पता है कि हाँ ये दोनों क्या हैं, सेम हैं, जो क्वांटिटी की बात करता है। तो बच्चे के अंदर क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, पलटावी गुण इसमें बच्चे के अंदर नहीं पाई जाती है। सीरियसन नहीं होता है, यानी कि अगर आपको पास पास कोई चीज़ को मैं रखता हूँ, पास पास मैंने चीज़ों को रखा हुआ है और इसी को मैंने एकदम सटा के चीज़ों को रखा हुआ, तो बच्चे से अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो बच्चा क्या करेगा, जो ये आपके दूर दूर वाले हैं इसको बताएगा। ये भी आपके 5 क्वांटिटी में है और ये भी आपके 5 क्वांटिटी में, यानी कि बच्चे के अंदर सीरियसन के भाव नहीं होता है। अब आते हैं प्री ऑपरेशनल के बाद जो हमारा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसमें क्या होती है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि वस्तु को देख के थिंकिंग यानी कि सोचना प्रारंभ करते हैं। यानी बच्चे के अंदर यहाँ पे क्या आती है, तो मूर्त चिंतन प्रारंभ होता है। मूर्त चिंतन यानी कि कॉन्क्रीट जो हमारे थिंकिंग होती है, यहाँ पे बच्चे को प्रारंभ हो जाती है। इसमें बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का भाव, कन्वर्जेंस का भाव, आपका सीरियसन का भाव, सब कुछ चीज़ें जो है बच्चे के अंदर क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। एक चीज़ और आपको समझना होगा कि जो बच्चे आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एमिनीज। एमनिज बोलते हैं, यानी जीववाद। जीववाद क्या होता है, तो जीववाद का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है इसी में क्या करता है कि सजीव और निर्जीव के बीच में जो है क्या है, भेद नहीं कर पाता। यानी कि जो निर्जीव चीज़ है उसके अंदर वो सजीव ही मानता है। जैसे मम्मी है, मम्मी जो है, बच्चा जा रहा है, जाते जाते जो है चेयर से जो है लड़के गिर गया। अब बच्चा रोने लगा, मम्मी गई, मम्मी ने जो है वो चेयर को जो है मारा, हाथों से जो है मारा उसको, तो बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है। यानी कि उसको पता है कि नहीं, चेयर जो है पीटा गया है मम्मी के द्वारा। तो ये उसके अंदर क्या होती है, सजीव और जो निर्जीव होता है उसमें भेद नहीं कर पाता, यानी सभी को एक समान लेके चलता है। तो आते हैं हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे थे। इसमें बच्चे के अंदर जो पलटावी गुण होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है, ये सब कुछ गुण यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे जो बच्चे के अंदर थिंकिंग होती है, तो यहाँ पे थिंकिंग क्या होती है, कॉन्क्रीट होती है। प्री ऑपरेशनल में क्या था, तो सिंबॉलिक था, यानी प्रतीक के माध्यम से बच्चा जो है बता रहा था। और यहाँ पे जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है, यहाँ पे किसी वस्तु के बारे में देख के बता देगा कि हाँ इसकी विशेषता ये है, ऐसी चीज़ें हैं। लास्ट का जो हमारा ऑप्शन आता है फॉर्मल ऑपरेशनल होता है, जो हमारा 11 से लेके
15 वर्ष तक के बीच की होती है। इसमें बच्चे के अंदर जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, इससे हम लोग बोलते हैं अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन में बच्चा क्या करता है, तो बिना वस्तु को देखे जो है किसी भी चीज़ पे थिंकिंग कर सकता है अपने माइंड के द्वारा। इसी में ही बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन का भाव हो, इसी में बच्चे के अंदर एनालॉजी का भाव हो, इसी में रीजनिंग का भाव हो, लॉजिक का भाव हो, ये सब कुछ चीज़ें जो है बच्चे के अंदर क्या होती है, डेवलप हो जाती है। बच्चे के अंदर क्या होती है, तो हाइपोथेटिकल जो हमारे एनालिटिकल जो चीज़ें होती है, एनालिसिस करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सब कुछ जो आपके मेरिट्स होते हैं, गुण होते हैं, बच्चे के अंदर आपके विद्यमान हो जाते हैं। कब? फॉर्मल ऑपरेशनल में। और ये इसमें क्या होती है, बच्चा जो है किसी बिना वस्तु को देखे चीज़ों को समझ लेता है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा और इस तरीके से जो आपके इस टेस्ट के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपको जानना होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, हम लोग करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतिकारात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा वस्तु अस्थायित्व का भाव होता है वो हमारा किस में होती है, तो हमारा सेंसरी मोटर स्किल में पाई जाती है। छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरों से भिन्न करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? यानी कि द इनएबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन टू डिस्गाइज देयर ऑन परस्पेक्टिव फॉर दैट ऑफ अदर इज कॉल्ड। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके जो स्वयं के दृष्टिकोण होते हैं दूसरों से भिन्न करने के लिए असमर्थता होती है, यानी दूसरों से भिन्न करना होता है। तो ये किस तरीके का भाव होता है, तो इसमें बच्चा क्या होता है, तो बच्चा जो है ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि जो उसे नीड होगा वो उसको करके ही रहेगा। ईगो का मतलब क्या होता है, तो अहम होता है, यानी जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए चाहिए, और सेंट्रिक मतलब कि उसको केंद्र बिंदु में रख के काम करता है। ये जो आपके ईगो सेंट्रिक होते हैं ये आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा होता है, यानी कि ये किस में आएगा, तो ये आपके लिए 6 से जो बच्चा होता है 6 से लेके आपका 2 से लेकर 6 वर्ष तक का जो स्टेज होती है उसमें ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभव से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं? यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मूर्त हमारे अनुभव होते हैं उससे क्या होते हैं, परे हो जाते हैं, यानी आगे बढ़ जाते हैं, और अमूर्त एवं अधिक जो हमारे तार्किक रूप होते हैं उसमें जो है सोचने लगते हैं। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, तो ये हमारे लास्ट की जो अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी बात कही जा रही है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? तो हमारा किसका करता है, तो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या करता है, चारों आपके जो प्रमुख आपके अवस्थाएं हैं उसका प्रतिपादन करता है, जो हमारा सेंसरी मोटर स्किल, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित होती है? यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि बच्चे के अंदर अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन मेंटल रिप्रेजेंटेशन मेकिंग देम द कैपेबल ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि बच्चे के अंदर क्या होती है, तो ऑपरेशन यानी कि संक्रिया आ जाती है चीज़ों को समझने के लिए। उसके अंदर मेंटल जो रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी बच्चा जो कुछ चीज़ों को सोचना प्रारंभ कर देता है, और मेकिंग देम कैपेबल फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की मैंने बात कहा था, कंजर्वेशन यानी कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, तो किसी भी चीज़ को निरूपण यानी कि उसको जो है बदल सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये किस में क्वालिटी आएगी, तो ये आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में देखने को मिलता है। जो आपके प्री ऑपरेशनल होते हैं इसमें बच्चे के अंदर कंजर्वेशन नीचे नहीं आती है, सीरियसन नहीं होता है, रिवर्सिबिलिटी इसमें नहीं पाई जाती है। सब कुछ जो होता है वो आपका किस में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट का पार्ट जानेंगे। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहता हूँ, किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है? वांटिंग टू ईट व्हेन वन इज ओवरवेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, द्वंद्व होती है, यानी कि एक समय में मुझे जब 2 चीज़ें कार्य आपको एक ही साथ करने पड़े, उस दौरान जो है हमारे अंदर क्या आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मैं कार्य को किसको प्रारंभ करूं, किसको स्किप करूं और किसको आगे बढ़ूं। तो ये हमारे क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट आती है। कॉन्फ्लिक्ट हमारी 3 प्रकार की होती है। एक हमारा पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें मान लीजिए कि आज आपके कोई रिलेटिव्स की या कोई इंपॉर्टेंट जो पर्सन है उनका मैरिज है, उसको भी आपको अटेंड करना है, और उसी के आज ही के दिन जो है आपका एग्जाम भी है, यानी सेम डेट पे शादी है और एग्जाम है। तो आप उसमें से आपका क्या दोनों पॉजिटिव है, यानी एग्जाम भी पॉजिटिव में आएगा, आपका मैरिज भी जो है पॉजिटिव है। तो आप दोनों में से किस चीज़ को जो है प्रीफर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, तो दूसरे में हम लोग करते हैं अप्रोच और अवॉइडेंस।
अवॉइडेंस का मतलब होता है कि मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ, अप्रोच मतलब कि मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। यानी एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका निगेटिव होता है। तो इसमें जैसे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आप जो है रश ड्राइविंग, यानी कि आप अर्ली अराइवल गोल, यानी कि किसी भी गोल को आप तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव चीज़ होगा। लेकिन हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि जब आप तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो तेज़ गाड़ी चलाने का हमारा एक उद्देश्य ये हुआ कि मैं जो है जल्दी पहुंच जाऊंगा अपने लक्ष्य की तरह। लेकिन दूसरा जो हमारा अवॉइडेंस, यानी कि जो हमारा दूसरी चीज़ें हो रही है वो हमारा है हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट का भी मुझे क्या है, हाई मतलब ज़्यादा खतरा रहेगा अगर मैं तेज़ गाड़ी चलाता हूँ तो एक हमारा पॉजिटिव हुआ, एक हमारा निगेटिव होता है। तीसरे में क्या होती है, तो तीसरे में हमारा अवॉइडेंस और अवॉइडेंस होता है, यानी कि दोनों हमारे क्या होती हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं। यानी कि डोंट वांट टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, मैं जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि डोंट वांट टू बी चालान, मतलब मैं अपना चालान भी नहीं कटवाना चाहता। तो ये चीज़ें हमारी क्या हैं, तो ये हमारे दोनों क्या है, नेगेटिव चीज़ें आपको हो जाती हैं। इसमें क्या होती है, अवॉइड नेगेटिव रिस्पॉन्स, और दूसरे में भी हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड नेगेटिव रिस्पॉन्स को लेके चलते हैं। तो ये आपको याद होना जरूरी है। वाक्यांश एक है कि एक हाथ पर 6 और अन्य पर आधा दर्जन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संघर्ष का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक हाथ पर जो है 6 है और एक अन्य हाथ पे, यानी जो हमारे दूसरे हाथ है उस पे जो है आपके आधा दर्जन है। तो आधा दर्जन यानी कि उसमें भी आपके दूसरे हाथ पे भी 6 हैं, यानी दोनों पे आपके क्या है, बराबर होंगे। यानी आपके जो इसमें क्या हो जाएंगे, अप्रोच चीज़ें आपके आ जाते हैं। तो इसमें आपको क्या आ जाते हैं, तो इसमें आपके आ जाएंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपका था कि मोटापा है किंतु भोजन करना चाहता हूँ, यानी मोटापा हमारा क्या है, तो ये हमारा अवॉइडेंस हो गया। भोजन करना चाहता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव चीज़ है। तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चेष्टा उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। यानी आपको समझना पड़ेगा कि वे कौन से जो है डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हमारे जो व्यवहार हैं और जो हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट हैं, उसको पूरी तरीके से जो हमारी चेतना होती है, कॉन्शियसनेस जो हमारा माइंड होता है, उससे मैं क्या करता हूँ, विलुप्त कर देता हूँ, खत्म नष्ट कर देता हूँ। क्यों होता है, क्योंकि जब आपके अंदर क्या होती है, एंजाइटी आती है या कोई स्ट्रेस होता है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे थॉट होते हैं, विचार होते हैं, वो हमारे अनुरूप नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारी चेतना, जो हमारा माइंड में जो चीज़ें होती है, उसको मैं विलुप्त कर देता हूँ। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इससे हम लोग बोलते हैं दमन करना, यानी रिप्रेशन करना। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको याद रहेगा। प्रेक्षण क्या होता है, तो चिंता से राहत पाने के लिए व्यक्ति अपनी गलती के बजाय क्या करता है, बाहरी दुनिया को चिंता का स्रोत बनाता है, उसे हम लोग प्रक्षेपण बोलते हैं। युक्तिकरण होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपराधी बुरी संगत में अपराधी होने का कारण देता है। यानी अगर आपके जो है बुरी संगत में रहते हैं तो जो अपराधी है वो बोलता है कि अपराधी होने का कारण बताएगा कि आप इस तरह से अपराध हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्पष्टीकरण जहाँ करने की बात होती है उसे हम लोग बोलते हैं युक्तिकरण। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी जरूरी है। अब आएंगे हम लोग कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है। यानी कि विच मेथड इज यूज्ड टू स्टडी द चेंज ऑफ बिहेवियर इन चाइल्ड, यानी कि जो बालक है उसके व्यवहार में एक बेहतर, एक सुगम जो है परिवर्तन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इंटरव्यू मेथड होता है, क्वेश्चनायर मेथड होता है, क्लिनिकल मेथड होता है, या एक्सपेरिमेंटल मेथड को लिया जाता है। जानेंगे हम लोग द क्लिनिकल मेथड, यानी कि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केस स्टडी मेथड भी कहा जाता है। केस स्टडी मेथड में क्या कहा जाता है, अगर हम लोग टीचिंग के रूप में अगर लेके चलते हैं तो इसमें टीचर क्या करता है, तो टीचर इन चाइल्ड गाइडेंस, यानी बच्चों को क्या करता है, गाइडेंस करता है। किसके बारे में गाइडेंस करता है, तो उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, जो उनको कठिनाई होती है चीज़ों को समझने में, सोचने में, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बच्चों को गाइड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कौन, टीचर के द्वारा ये चीज़ें होती हैं। तब इसके लिए टीचर क्या करेगा, केस स्टडी करता है कि हाँ आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है, उनका डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस करने के बाद उनको क्या करता है, उनके प्रॉब्लम के रूप में रेमेडियल टीचिंग देता है। तो ये हमारे प्रोसेस होते हैं किस तरीके से एक क्लिनिकल मेथड देने के। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर अगर जो है कोई मरीज है, अगर मरीज को कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले उसका डायग्नोसिस करता है, उसके बाद ही जो है दवा देता है जो उसके प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जो उनको
डिजीज होगा, जो उनको रोग होगा। उसी तरीके से टीचर का भी यही काम होता है कि बच्चे का डायग्नोसिस करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया उनको क्या करना, तो उनको रेमेडियल टीचिंग देना। तो इसी को हम लोग, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल आपका मेथड बोलेंगे, या इसको बोलते हैं हम लोग केस स्टडी मेथड, जिससे कि बालक का जो बिहेवियर होता है उसमें चेंज देखने को मिलती है। इंटरव्यू क्या होती है, तो इंटरव्यू हमारा क्या होती है, तो इंटरव्यू हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, यानी कि हमारा गुणात्मक एक अनुसंधान है, जिसमें क्या होती है, तो इसमें हम लोग जो है रिलाई करते हैं आस्किंग क्वेश्चन इन ऑर्डर टू कलेक्शन डेटा, यानी डेटा को कलेक्शन करने के लिए इसमें क्वेश्चंस को पूछा जाता है। क्वेश्चनार क्या होता है, तो क्वेश्चनार एक हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें कोई भी चाहे केस स्टडी करनी हो या इंटरव्यू करनी हो, उससे प्रीवियस हम लोग क्या करते हैं, रिलेटेड जो डेटा होती है उसको गैदर करते हैं, उसको एक निमोनिक्स तरीके से चीज़ों को फ्रेमवर्क करके बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंस और जो हमारे ओपिनियंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को फ्रेमवर्क किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल जो हमारे मेथड्स होते हैं इसमें क्या होती है, तो इसमें हमारे इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएशन टू इस्टेब्लिश कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी जो इसमें हमारे इन्वॉल्व क्या करते हैं, तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे चर होते हैं, उसको इस्टेब्लिश करने के कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे और कौन कौन से हमारे रिलेशनशिप होंगे जिसके द्वारा इस चीज़ को इफेक्टिव किया जा सकता है, इसको यहाँ पे रखा जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है इसमें हम लोग किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल द्वारा, यानी कि जब चीज़ों को करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब उसका निष्कर्ष निकलता है, टेस्ट होता है, तब जाके इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। ये आपका मोस्टली जो है साइंस के चीज़ों में देखने को मिलता है। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होती है, यानी इसको बोलते हैं अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में क्या होती है, तो इसमें हम लोग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस टू रिकॉर्ड बिहेवियरल फिनोमेना ऑकरिंग नेचुरली इन रियल टाइम, यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में और ऑब्जेक्टिव या हमारा जो गोल होता है उस चीज़ को एक बिहेवियरल तरीके से चीज़ों को जब प्राप्त करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। तो आई होप आप लोगों को इस विधि के बारे में समझ में आया होगा। अब जानेंगे निम्नलिखित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है, यानी कि किस विधि के द्वारा जो है, जो हमारा परीक्षण करता है व्यक्ति से क्या करेगा, वार्तालाप करेगा, यानी इंटरेक्टिव करेगा, यहाँ पे 1 to 1। तो यहाँ पे चीज़ें जब 1 to 1 चीज़ें होती, ये हमारा किस में आएगा, तो ये हमारा इंटरव्यू में आपको देखने को मिलता है। सेल्फ रिपोर्ट क्या होती है, तो ये आपका खुद का रिपोर्ट होता है जो आप खुद बनाते हैं। केस स्टडी की बात मैंने अभी बताया कि हम लोग इसमें बच्चे का क्लिनिकल चेंज यानी कि बिहेवियर ऑफ चेंज की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होती है, तो सिस्टमैटिक होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है और इसमें कोई भी चीज़ को प्लान्ड वे में ऑब्जेक्टिव को जो उसके गोल होते हैं फुलफिल किया जाता है। कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवक्तों के मध्य कारण संबंध स्थापित करती है, यानी कि विच मेथड इस्टेब्लिश कॉजेज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग्स। तो इसमें क्या होती है, तो इसमें आपकी कौन सी दिया जाएगा, तो इसमें आपका होता है कोरिलेशन रिसर्च होता है। कोरिलेशन रिसर्च का मतलब ये होता है कि सहसंबंधात्मक अनुसंधान होता है, यानी कि एक दूसरे के, यानी इसमें दो चर होते हैं, दो चर का जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उसके बारे में कि दोनों का अपना वैल्यू क्या है और उनका फिर बाद में जो है उस चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन रिसर्च। सर्वे मेथड क्या होता है, तो जब कोई चीज़ को फील्ड में जाके सर्वे करके प्राप्त करते हैं वो हमारा सर्वे मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड की बात हम लोग किए ही। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होती है, जिसमें हम लोग जो है किसी भी चीज़ को प्रोजेक्टिव तरीके से प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। कोई विद्यार्थी विद्यालय में कितना अभिप्रेरित है, यह जानने के लिए आप किस तकनीक का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि Which techniques can you use easily to know that how much a child is motivated in school? किस तकनीक के द्वारा जो है बच्चे का ये हम लोग जान पाएंगे कि बच्चा जो है मोटिवेट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो चीज़ें होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा जो है ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि होती है, जिसमें हम लोग एक प्लान्ड वे में एक ऑब्जेक्टिव तरीके से बच्चे के टेक्निक्स को समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, यानी कि हमारा टीचिंग मेथड नहीं है, यानी पढ़ाने का विधि नहीं है, तरीका नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर मेथड ये बिल्कुल है आपका, जिसमें बच्चे का ये इंटरैक्टिव क्लासरूम होता है, इसमें बच्चा एक्टिव होता है, यानी क्वेश्चंस और आंसर दोनों से आदान प्रदान होते हैं, ये आपका बिल्कुल माना जाएगा। इंटरव्यू मेथड जो होता है तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, टीचिंग मेथड होती है, जिसमें हम लोग चीज़ों को लेके चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है, ये आपका मेथड तो नहीं होता है, ये आपका थ्योरी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड होती है इसको हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क उद्दीलन। इसमें जो है क्या किया जाता है, तो इसमें जो है इसे ऑसबॉर्न ने दिया था। इसमें बच्चे के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को सबको एक साथ सरसरी निगाह में लेके जो है टीचर के द्वारा किया जाता है। इसमें बच्चों को यू आकार के रूप में रखा जाता है, जिससे कि टीचर क्या कर सके, सभी बच्चों को एक साथ देख सके, समझ सके। डिस्कवरी मेथड भी हमारी जो है क्या होती है, एक मेथड का रूप माना जाता है। किसी व्यक्ति या नरसैंगिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है, तो ये कौन सी विधि होती है, तो ये आपका होता है सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एवं ऑब्जेक्टिव। किस में होती है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन मेथड में किया जाता है। इसमें हम जानेंगे स्मृति स्तर में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम क्या होता है। जो हमारी स्मृति होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, इसमें जो हमारे लेवल्स होते हैं 4, वो उसका प्रोसेस क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, तो समझेंगे। सबसे पहले हमारा अटेंशन या परसेप्शन होता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हमारा जो परसेप्शन यानी कि इसमें फोकस करते हैं कि हमारा धारणा क्या है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। रिटेंशन में क्या करते हैं, तो इस चीज़ में समझते हैं इसमें। और रिकॉल में जो हम लोग ने समझा हुआ है उसको पुनः जो है क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको चीज़ों को कैपेबल करते हैं कि हाँ इस चीज़ को समझ पाएंगे। और रिकॉग्नाइज मतलब कि जब मुझे ज़रूरत होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, यानी जब नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेमोरी का टाइप्स होता है 4 प्रकार का। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा परसेप्शन होगा, रिटेंशन होगा, रिकॉल होगा और रिकॉग्नाइज होगा, यानी कि PRRR। इसको आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बन के आती हैं। इसमें 2 लोगों का नाम है, एक आपके वालरस हैं, अब्राहम वालरस, और एक आपके जो है JP गिलफोर्ड हैं। JP गिलफोर्ड के द्वारा जो है एक टर्मोलॉजी दिया गया था क्रिएटिविटी के लिए, सृजनात्मकता के लिए, जिसमें उन्होंने बताया था एक कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक दूसरा इन्होंने बताया था डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है इसे हम लोग अभिसारी चिंतन बोलते हैं, जो इन द बॉक्स होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को एक परिप्रेक्ष्य में लेके चलता है। यानी एक परिप्रेक्ष्य यानी कि कोई भी चीज़ होगा वो केंद्र के बिंदु में लेके चलेगा, ये आपका एक ही नज़रिया से काम करता है। इसमें जो बच्चा जीनियस बालक होता है ये आपका इसमें आ जाता है। जो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ये हमारा होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इसमें क्रिएटिव बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को सोचते हैं, अलग अलग तरीक़ों से थिंकिंग करते हैं, नए नए चीज़ों को इसमें डेवलप करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। ये हमारा क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग कहलाती है। इसको इन्होंने JP गिलफोर्ड ने, जो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, इसको 4 तरीके से बताया था। पहला हमारा था फ्लुएंसी यानी कि आपका धारा प्रवाह होना चाहिए, यानी जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज़ को एक फ्रिक्वेंटली तरीके से आपको करना है। दूसरा हमारा था फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो आप कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन होना जरूरी है। तीसरा हमारा था ओरिजिनलिटी, यानी कि मौलिकता, यानी जो आपने समझा है, जो आप बताना चाह रहे हैं वो आपके अंदर वो मौलिक होना चाहिए, वो आपका खुद का होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। लास्ट में था एलोबरेट, यानी कि आप उसका विस्तारण कर सकें, उसको आगे के लिए उसको एक्सटेंड कर सकें। तो ये चारों बातें किसने कहा, JP गिलफोर्ड ने बताया था, किसमें, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। वहीं आपके वालरस ने भी इसमें 5 स्टेप बताया। पहला हमारा प्रिपरेशन होता है, दूसरा इंक्लूवेशन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, चौथा हमारा इवेल्युएशन, और 5वें में हम लोग क्या करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। अब ये 5 जो स्टेज है ये किसको प्राप्त करने का है, तो ये जो हमारे क्रिएटिव बालक होते हैं, जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होता है, उसको प्राप्त करने का ये हमारे स्टेज होते हैं। तो इसको इन्होंने बताया था। सृजनात्मकता चिंतन की किस अवस्था में हम यह कह सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यांकन अनुसरण करने योग्य है, यानी कि जो हमने चीज़ों को पाया हुआ है, जो हमने चीज़ों को समझा हुआ है, अंतर्दृष्टि यानी कि जो हमें नॉलेज प्राप्त हुआ है, तो वो नॉलेज कितना वैल्यूएबल है, कितना मूल्यवान है, इसको कब पता किया जाता है। तो इसके लिए जो है कब पता हम लोग करते हैं, तो जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं, जब उसका मूल्यों का अंकन करते हैं, तब जाके हम ये बता सकते हैं कि हाँ जो मैंने इनसाइड यानी कि जो चीज़ें प्राप्त किया है वो आपका मूल्यवान है, यानी कि वो उसका वैल्यूएबल है। निम्नलिखित में से आप किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे, यानी कि आप किस बच्चे को जो है क्या कहेंगे, क्रिएटिव बालक कहेंगे, यानी जो नए विचार प्रस्तुत करता है। हाँ ये बात सही है, यानी हु प्रेजेंट न्यू थॉट, जो नया विचार थॉट प्रस्तुत करेगा, अच्छी बात है। हु क्रिएट अ न्यू थिंग, जो नए थिंग्स यानी जो नए वस्तुओं को बनाता है, नए वस्तुओं को डिस्कवरी करता है, ये भी बात आपकी सही है। तीसरी चीज़ें हु शो
नोवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी इन हिज वर्क, यानी जो अपने कार्य में नवीनता और मौलिकता का प्रदर्शन करता है, तो ये भी आपका क्या बात हो जी, ये भी आपका क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। यानी कि उपरोक्त सभी बातें आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो यह किस प्रकार का चिंतन है। आपको पहले समझना है कि इन अ क्लासरूम अ स्टूडेंट compare various answer and judge which is the best answer, then this type of thinking is called क्या होगा। यानी एक बच्चा है स्कूल में, एक क्वेश्चंस है, एक प्रश्न है, जिसको क्या करता है, सभी से तुलना करने के बाद एक निर्णय पे आता है, एक निर्णय लेना होता है कि सबसे एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर किसका होगा। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, जो है तर्क वितर्क करता है, चीज़ों को समझता है। तो ये चीज़ें किस में आती हैं, ये हमारा होता है क्रिटिकल थिंकिंग में आती है, यानी कि समालोचनात्मक जो हमारा चिंतन होता है, इसमें आपको देखने को मिलता है। जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, इसमें नए चीज़ों का, नवीन जो हमारे ज्ञान होते हैं, जो डिस्कवरी होती है, इसको किया जाता है। इनोवेटिव जो थिंकिंग होती है, इसमें नए नए विचारों को, थॉट को लेकर चलते हैं। जो हमारा इमेजिनेटिंग जो थिंकिंग होती है, यानी कि जो हम थिंकिंग सोच के समझ के करते हैं, वो हमारा इमेजिनेटिंग थिंकिंग का पार्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग होती है। किस प्रकार के चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं। यानी कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी, इलोबरेशन किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग के पार्ट हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है। क्रिएटिविटी से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या आपका पेपर 2 हो। ये आपको, आई होप आप लोगों को जो 25 क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे। आप इसको बेहतर ढंग से समझिएगा, और क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई अगर आपको डाउट्स होता है, कोई आपको क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, उसको जो है जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।